किसी भी ऑर्गेनिज़म की बॉडी एक दिन में बहुत से हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस के साथ इंटरेक्ट करती है और बॉडी की जो एबिलिटी है कि वो उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिकग्नाइज़ करे और उनको न्यूट्रलाइज़ करे या उनको डिस्ट्रॉय करे, ये एबिलिटी बॉडी की इम्यूनिटी कहलाती है। और बॉडी का वो सिस्टम जो हमें इन फॉरेन सब्सटेंसेस से बचाता है और हमारी बॉडी कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, वो सिस्टम जो है उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम के जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो ये हैं कि ये हमें एक्चुअली उन इन्फेक्शन से और माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बचाता है, जैसा कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि हम कई तरह के बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमें दिन में कई तरह के वायरसेस मिलते हैं। इसी तरह से डिफरेंट किस्म के फंजाई हैं या एक पैरासाइट्स भी हो सकते हैं जो कि बॉडी को अफेक्ट करें और कोई भी इन्फेक्शन कॉज करें। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये हमें इन इन्फेक्शियस किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से बचाता है। सबसे पहले जो लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म के अगेंस्ट, वो हमारी स्किन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्किन है, अगर एक माइक्रोब है वो आके आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल हाथ की स्किन पे वो आके अटैच हो जाता है, आप जाके सिंपली हाथ धो लेते हैं और आप उससे बच जाते हैं। स्किन अगर नहीं होती कहीं पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बर्नट है या वूंड है या बर्नट ऑर्गेनिज़म है, कोई भी उसका कोई स्किन ऊपर से रिमूव हो चुकी है, तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसकी ख़त्म हो गई होती है। इसलिए जहाँ पे स्किन नहीं होती वो बहुत ज़्यादा प्रोन टुवर्ड्स इन्फेक्शन होता है। इसलिए जो स्किन है वो हमें सबसे पहले, अगर इंटैक्ट है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो हमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म को उसके अंदर डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं करने देती। तो स्किन जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करती है। इसी तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो वो भी ऐसे उसके साथ आके डिफरेंट माइक्रोब्स जो हैं वो अटैच होते हैं और उसके बाद वो वहाँ से मज़ीद अंदर पेनिट्रेट करके तो बॉडी के अंदर नहीं जा सकते। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो नेज़ल पैसेज है, नोज़ के अंदर नॉस्ट्रल्स में डिफरेंट सिलिएटेड सेल्स होते हैं, वो हमें बहुत सी डस्ट या डिपॉजिट होने वाले माइक्रोब्स हैं जो कि वहीं अटक के रह जाते हैं, तो वो आगे इनहेल होकर हमारे लंग्स तक नहीं जाते। हम स्नीज़ करते हैं तो बहुत सारे जो माइक्रोबायोटा है जो डिपॉजिट हुआ होता है नॉस्ट्रल्स में, हम वहाँ पे भी उससे जान छुड़वा लेते हैं। इसी तरह से अगर कुछ उल्टा सीधा खा लिया है और स्टोमक में पहुँच गया है, तो वहाँ पे डायरेक्टली स्टोमक की वॉल में पेनिट्रेट नहीं कर जाएगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म। देयर इज़ अ चांस कि वो वॉमिट आउट हो जाए। अगर वॉमिटिंग हो जाती है तो भी हम उससे बच जाते हैं। सो ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये इंटैक्ट स्किन हो सकती है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकती है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, अगर सिर्फ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही इतनी इंपॉर्टेंट हो और हर तरह से वर्किंग हो और कोई भी माइक्रोब उसको क्रॉस ना कर सके, तो फिर हम कभी भी बीमार ना पड़ें। लेकिन ऐसा नहीं होता। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर किसी भी वजह से क्रॉस हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, तो वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ कोप अप करता है। और जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो इनेट आर्म ऑफ इम्यून सिस्टम है, जो कि इन्वेडर्स को, बॉडी के अंदर आने वाले माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। इस इनेट आर्म के कई कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, जैसा कि मैक्रोफेजेस हैं, जैसा न्यूट्रोफिल्स हैं या नेचुरल किलर सेल्स हैं। ये वो सेल्स हैं जो बिला तफरीक हर तरह के आने वाले इन्वेडर माइक्रो ऑर्गेनिज़म को किल करते हैं। ये उसके लिए स्पेसिफिक नहीं होते। इनका काम ये होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म बाहर से आ रहा है उसको किल किया जाए, उसको इनगल्फ किया जाए, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। इसी तरह से जो इनेट आर्म है, जो हमारा सेकंड लेवल डिफेंस है बॉडी का, वो उसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी मौजूद होता है। वो भी एक सेट ऑफ प्रोटीन्स है जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब जो आपका इनेट आर्म है ये बेसिकली पहले से आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है
और ये फुली एक्टिव होता है। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होगा तो ये इनेट आर्म जो है ये अपना काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर नेचर किलर सेल्स हैं तो वो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके बॉडी के अंदर एंटर होता है और वो नेचर किलर सेल के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो उसको फ़ौरन से किल करने की कोशिश करता है। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्रॉस कर जाता है तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो रोल प्ले करेगी, जिसको हम एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये इंतहाई स्पेसिफिक किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें डिफरेंट किस्म के सेल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर पाए जाने वाले बी सेल्स हैं या टी सेल्स हैं, जो कि हेल्पर टी सेल्स भी हो सकते हैं और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो बी सेल्स हैं ये डेवलप होकर प्लाज्मा सेल्स बन जाते हैं और फिर प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हिस्सा हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म आता है, जैसे ही एक्सपोजर मिलता है उसको, उसी वक्त किसी भी एक्सपोजर के फ़ौरन बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये इफ़ेक्टिव नहीं होती, बल्कि इसको थोड़े दिन लग जाते हैं समटाइम्स के जिसमें ये इफ़ेक्टिव हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा था कि जैसे ही कोई एक्सपोजर होता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साथ तो इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर इनेट विंग जो है वो एक्टिवेट होता है। विद इन मिनट्स वो उस पर एक्ट करता है और जो है उसको बॉडी को उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म से निजात दिलाने की कोशिश करता है नॉन स्पेसिफिकली। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें जैसे ही एक्सपोजर होगा माइक्रोब के साथ तो फ़ौरन ही विद इन मिनट्स ये अपने आप को शो नहीं करेगी, इफ़ेक्टिविटी शो नहीं करेगी, बल्कि इट विल टेक सेवरल डेज़ ताकि ये इफ़ेक्टिव हो सके। और एक्सपोजर होने के बाद जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये इम्प्रूव होती है और फिर इसी में कुछ ऐसा भी मेमोरी सेल्स भी बनते हैं जो कि आने वाले माइक्रोब को मेमोराइज़ करते हैं और फ्यूचर में जब कभी सेकंड टाइम वही इन्फेक्शन होता है तो ऑलरेडी उसके अगेंस्ट जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ताकि वो दोबारा से आने वाले इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। यही वजह है कि एक्सपोजर के बाद ये ज़्यादा इम्प्रूव होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो अहम कंपोनेंट्स हैं, एक को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरी को हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड आर्म ऑफ इम्यूनिटी। अब जो सेल मीडिएटेड आर्म ऑफ इम्यूनिटी है ये प्राइमरीली टी लिम्फोसाइट्स पे बेस्ड है, जिसमें टी लिम्फोसाइट्स हेल्पर टाइप के टी सेल्स भी हो सकते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी हो सकते हैं। जबकि जो एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमोरल रिस्पॉन्स होता है उसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स डेवलप होके प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और ये जो रिस्पॉन्स है ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स, इसमें ये एंटीबॉडीज़ आपको किसी भी आने वाले इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म से प्रोटेक्शन देती हैं। एंटीबॉडीज़ बहुत से इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्कसेबल पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो एंटीबॉडीज़ टॉक्सिन्स को, वायरसेस को न्यूट्रलाइज़ करने की कैपेसिटी रखती हैं। मतलब जैसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन है जो कि बॉडी में एंटर होती है तो एंटीबॉडीज़ जो हैं उसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करेंगी एंड सेम वुड बी द केस विद वायरसेस। इसके अलावा बैक्टीरिया को ऑप्सनाइज भी करती हैं एंटीबॉडीज़। ऑप्सनाइजेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके नतीजे में कोई भी बैक्टीरिया ज़्यादा इजी टू फेगोसाइटोज हो जाता है। अगर बैक्टीरिया को यूँ कहा जाए कि ज़्यादा पैलेटेबल बना दिया जाता है। एक्चुअली जो एंटीबॉडीज़ हैं ये बहुत डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आईजीजी हो सकती है, आईजीए हो सकती है, आईजीई हो सकती है, आईजीएम हो सकती है या आईजीडी हो सकती है। इसके 5 टाइप्स हैं मेनली।
अब ऑप्सोनाइजेशन में जो इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व होती है वो IgG टाइप होती है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अराउंड अबाउट कोई 20 टाइप्स की डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कहलाती हैं। तो इसका एक कंपोनेंट है C3b। अब IgG और C3b मिलके ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है या जो ऑर्गेनिज़म है वो ज़्यादा इजी टू फेगोसाइटोज हो जाता है, उसकी फेगोसाइटोसिस ज़्यादा आसानी से हो सकती है। सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड दोनों टाइप की इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी डाइवर्स इन नेचर है। इट मीन्स कि अगर आप देखते हैं कि हम एक दिन में ही काफ़ी तरह के डिफरेंट जो एंटीजेंस हैं या माइक्रोब्स हैं उनके साथ हमारा टकराव होता है, और ये इतने मिलियंस एंड मिलियंस टाइप के जो एंटीजेंस हैं उनको रिस्पॉन्ड करना यकीनन बहुत ही डाइवर्स किस्म का मिजाज रखने वाला इम्यून सिस्टम ही कर सकता है। सो ये दोनों विंग्स जो हैं इम्यूनिटी के, ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, और ये इतने डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस के साथ जो है उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इतने ज़्यादा टाइप के एंटीजेंस को। इसके अलावा इनका एक और करैक्टर ये होता है कि दोनों में ही मेमोरी पाई जाती है, काफ़ी लॉन्ग मेमोरी देखने में आती है। एक तो आप देखते हैं कि जब इनिशियल एक्सपोजर होता है किसी भी माइक्रोब के साथ, तो उसका जो फर्स्ट टाइम का एक्सपोजर है उस वक्त बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। ये मेमोरी सेल्स जो हैं वो T टाइप के भी सेल्स हो सकते हैं और ये B सेल्स भी हो सकते हैं, दोनों तरह के मेमोरी सेल्स बनते हैं और वो बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं। जब सेकंड टाइम उसी माइक्रोब के साथ एक्सपोजर होता है तो वो काफ़ी साल बाद भी अगर आपको वही माइक्रोब आके दोबारा से बॉडी के साथ एक्सपोज हो तो भी उसके अंदर वो मेमोरी सेल्स पहले से मौजूद होते हैं और वो बड़ा रैपिड रिस्पांस देते हैं सेकंड एक्सपोजर के टाइम पे। तीसरा इम्पॉर्टेंट करैक्टर सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का ये है कि ये दोनों ही बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अगर कोई भी माइक्रोब आता है और वो बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट उस माइक्रोब के या उस एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी जो है वो रिस्पांस देती है, सेल मीडिएटेड भी और एंटीबॉडी मीडिएटेड भी। डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का एंटीजन आया है, उस पर डिपेंडेंट होगा कि बॉडी किस टाइप का इम्यून रिस्पांस दे। लेकिन जो एंटीजन आकर इस रिस्पांस को इनिशिएट करता है उसी एंटीजन के अगेंस्ट बॉडी स्पेसिफिकली अपना इम्यून सिस्टम एलिसिट करके जो है रिस्पॉन्ड करती है और उसी माइक्रोब से बॉडी की जान छुड़वाती है। बॉडी का एक और मेन डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन में डिफरेंट टाइप के सेल्स जैसा कि B सेल्स हैं या T सेल्स हैं या मैक्रोफेजेस हैं या डिफरेंट टाइप के न्यूट्रोफिल्स हैं, वो डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ जैसा कि इंटरल्यूकिन्स के साथ या एंटीबॉडीज़ या कॉम्प्लीमेंट की प्रोटीन्स के साथ मिलकर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है वो क्रिएट करते हैं। और ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो है बेसिकली ये ही एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज़्म है बॉडी का। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कि दोनों आर्म्स के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैक्रोफेजेस की बात करते हैं या कुछ और फेगोसिटिक सेल्स हैं जैसा कि डेंड्रिटिक सेल्स हैं, तो ये दोनों जो विंग हैं इम्यूनिटी के, इनेट भी और एक्वायर्ड भी, दोनों में ही ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अगर इनेट आर्म की बात करें तो सबसे पहले जो फेगोसिटिक सेल्स हैं, जैसे ही कोई माइक्रोब इनके पास आता है तो ये उसको इंजेस्ट करते हैं और इंजेस्ट करने के बाद ये उन माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। उनको फेगोसाइटोज किया और उनको किल कर दिया। अब जो किल किया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है उसके एंटीजन को ये
प्रेजेंट करते हैं अपनी सरफेस के ऊपर। जो एंटीजन किसी भी फेगोसिटिक सेल पे या किसी मैक्रोफेज पे, डेंड्रिटिक सेल पे अपने आप को शो कर रहा होता है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा होता है, वो एंटीजन एक्चुअली एक्सपोज हो रहा होता है हेल्पर टी सेल के सामने, और हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो फिर उस एंटीजन को रिकग्नाइज़ करते हैं और फिर फर्दर उनकी एक्टिवेशन होती है। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है एक्वायर्ड आर्म ऑफ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का। जो फेगोसिटिक सेल हैं ये इनेट आर्म में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्लस ये एक्वायर्ड आर्म जो है उसमें भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये फेगोसाइट्स हैं, और फेगोसाइट होने के अलावा इनकी माइक्रोबिसाइडल एबिलिटी जो है वो भी काफ़ी एक्सीलेंट है। लेकिन ये अपनी सरफेस पे एंटीजेंस को प्रेजेंट नहीं करते हेल्पर टी सेल्स के सामने। अगर एंटीजन प्रेजेंटेशन न्यूट्रोफिल्स के थ्रू नहीं होती और टी सेल्स जो हैं उनको एंटीजन प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इनेट इम्यून आर्म में तो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली आने वाले माइक्रोब को फेगोसाइटोज कर रहे हैं और उसको माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी के थ्रू किल भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि ये एंटीजन प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ हेल्पर टी सेल्स। थैंक यू।